एक क्वेश्चन छूट गया ना, बनाए नहीं थे क्या? इसको बता दिया जाए क्या? चलिए देखा जाए। देखिए कल से ही जो डेटा था उसी से रिलेटेड है। कल का जो डेटा था याद रखिएगा, 30,000 रुपया का आपको एक्स्ट्रा खर्च हुए थे टोटल। अगर कहा जाए तो अभी भी देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में कहता है सेम चीज है 1500। शायद पिछले क्लास में भी 1500 ही घड़ी थे आपका। तो चलिए 1500 घड़ी का पूरा करेमुल तो आपको पता होना चाहिए, 2,25,000 था। और उसके बाद 30,000 रुपया जो एक्स्ट्रा व्यय है, एक्स्ट्रा व्यय हमेशा करेमुल में जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा कंडीशन क्या है, मतलब बाकी डेटा पहले वाला ही होंगे। आगे कहता है कि यदि वह 1500 घड़ियां बनाता है और सारी घड़ियां बेच देता है तो ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। तो कहा कि उसके द्वारा बेची गई 250 रुपये मूल्य वाली घड़ियों की संख्या क्या होगा। ये देखिए थोड़ा सा हिडन कर दिया है क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि 1500 घड़ी बेचा, अब कितना में बेचा वो पता नहीं है, लेकिन हाँ एक पॉइंट इसमें है जिससे पता चलेगा, क्योंकि ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है। इसका मतलब है कुछ घड़ी जो है वो सीजन में बेचा होगा और कुछ घड़ी जो है वो ऑफ सीजन में बेचा होगा। और अगर सीजन में बेचेगा तो याद कीजिए कल बताया गया था सीजन में बेचने पर 250 रुपया मिल रहा था, और अगर ऑफ सीजन अगर रहेगा तो 100 रुपया मिलेंगे। अब जरा सोचिए कि 1500 ये घड़ी अगर बनाता है और क्वेश्चन में कहा सारे घड़ी को बेच दिया, लेकिन सारे घड़ी पर पूरे सौदे पर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है इससे कि लाभ और हानि कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ घड़ी जो है वो 250 रुपया पर सीजन पर बेचा होगा और कुछ घड़ी कहा जाए तो सीजन ऑफ पर बेचा होगा, जिसके कारण ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो इससे ये बोला जा सकता है कि पूरे सौदे का जो करेमुल होगा या बिक्रेमुल भी अगर बोलिएगा तो 1500 घड़ी का जो कुल करेमुल था 2,00,000 कितना हजार 25,000, और शायद एक्स्ट्रा व्यय भी था आपको 30,000। याद कीजिए कल भी छूट रहा था, आज छोड़ना है उसको, यानी 2,55,000 रुपया पूरा लागत हुआ। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे लागत भी है और पूरे सौदे का विक्रय मूल्य भी है, क्योंकि बेच बाज के भी ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ। तो ये कह सकते हैं पूरे सौदे का विक्रय मूल्य भी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर ये एक घड़ी का विक्रय मूल्य हुआ, ये हुआ आपका एक तरह से ऑन सीजन का, और ये हुआ बिना ऑन सीजन का, तो मिडिल में भी सोचेंगे कि पूरे घड़ी का एक लागत क्या होना चाहिए। तो ये 2,55,000 अगर हम ऊपर लिख दे और टोटल इससे कितना घड़ी तैयार हुआ है, 1500 घड़ी तैयार हुआ है, तो प्रत्येक 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 का मूल्य निकल जाएगा। ये हुआ सीजन का मूल्य, ये हुआ सीजन ऑफ का मूल्य, और सारे को मिलाते हैं तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होंगे। यानी एक एलिगेशन का यहाँ पर एक बढ़िया रास्ता निकलेगा। ये 00 से 00 माइनस कीजिएगा, 3 × 5 = 15, ये भी आपको कटेगा 5, 1 और 0। अब देखा जाए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर करेंगे, इसमें अंतर करेंगे तो 25 या 75, यानी साढ़े। अब कुछ कटता है तो आप काट भी सकते हैं, जैसे 70 या 51 170 से कट भी रहा है तो और इजी हो जाएंगे, ये 70 हो जाएंगे। यहाँ पर कहा जाए 80। अब इसमें अनुपात कहा जाए तो ये 7:8 हुआ, जिससे पता चलेगा कि सीजन में और ऑफ सीजन में कितनी घड़ियों को बेचने का संख्या का अनुपात क्या होगा। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि बताइए 250 रुपये के मूल्य पर कितनी घड़ी बेचे, तो ये जो इंडिकेट कर रहा है 250 वाली मूल्य की संख्या। तो यहाँ से फिर से टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो टोटल घड़ी जो है वो 1500 के बराबर है। हम लोग कहेंगे तो 8 7 15, और कहा कि बताइए 250 यानी सीजन वाला घड़ी कितना बेच दिए, तो 7 से गुना करेंगे, यानी आंसर होना चाहिए 700 के बराबर। चलिए नोट कीजिएगा। मौसम समय का हो गया नोट? ठीक है नोट कीजिए। हो गए। देखिए यहाँ तक आपका था प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद जो होगा डिस्काउंट चालू होगा। एक क्वेश्चन था शायद बता दिया गया था आप लोग को, जिसमें आंसर नहीं आया था आपका। कितना नंबर था वो, क्या क्या फ्रैक्शन था उसमें बताइएगा जरा, क्या नंबर था वो? 70
देखा जाए वहां पर सेल्स जो था वो क्वांटिटी के रूप में था, हम लोग उसको बेच रहे थे, बेचने का अलग था, रेट दिया हुआ 77 है। देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिए, एक था आपका कैरेमूल का सेल्स जो था वो 22.25 थे, और इसका वैल्यू 9 बटा कितना लाया था 40, और एक विक्रैमूल का जो सेल्स था वो 6.66%, इसका भी वैल्यू लाए थे 1.15। तो यहाँ पर सेल्स ये सेलिंग नहीं था, ये क्वांटिटी के रूप में है कि 40 केजी खरीदिएगा तो 9 केजी ज्यादा मिलेगा, बेचने के समय में 15 केजी अगर होगा तो 1 केजी कम मिलेगा, जबकि ये दोनों क्वांटिटी एक होना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों पर बेस बना हुआ है। तो ऐसा करते हैं, दोनों क्वांटिटी को एक करने का मतलब है, अगर हम इसको 27 बोलते हैं तो ये कितना होगा 120, तो इसको भी अगर हम दोनों क्वांटिटी को एक करेंगे तो ऊपर जो है यहाँ 8 होंगे तो ऊपर भी 8 कहिएगा, तो 8 बटा 120। अब यहाँ से कह सकते हैं कि 120 एक माध्यम बन जाएगा कि 120 केजी खरीदा जाएगा, तो खरीदा जाएगा तो ये टोटल 100, ये देखिए 120 और ये जोड़िएगा तो 147 केजी, और अगर बेचने की बात होगा तो ये क्वांटिटी लेस करके बेचेगा 112 केजी, जबकि बेचना है खरीदना है तो उसके लिए 11.11% हानि बोला है। अब 11.11% हानि को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हैं 1/9, यानी 9 रुपया में खरीदिएगा तो 1 रुपया हानि करके बेचिएगा। इसका सेंस जैसे पहले भी कैरेमूल बनाते तो उसी तरह से बनाइए, यानी कैरेमूल ये होगा कि 9 रुपया में 147 केजी खरीदा गया, और बेचने की बात हुआ तो 8 रुपया में 112 केजी बेचा गया, जबकि क्वांटिटी जितना खरीदेंगे उतना ही क्या करेंगे बेचेंगे। तो ऐसे हालात में इधर का क्वांटिटी आपस में बराबर, जबकि अगर बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में रहिए तो 112 से इसमें गुना 147 से आप इसमें गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से कोई लेना देना नहीं है, फायदा आपको इधर उठाना है। तो कैरेमूल का सेंस होगा तो 9 गुने 112, और अगर विक्रैमूल का सेंस होगा तो यही 8 गुना 147। अगर ज्यादा डिजिट बड़ा है तो आप अनुपात लाने की कोशिश कीजिए, अनुपात लाइएगा तो देखिए ये भी कट रहा है 16 सत्ते बरियोतल से, 7 दूनी 14 एंड 7 एकम 7, ये भी देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 3 तिया 9, ये 7 तिया 21, यानी 6 रुपया में आपने खरीदा और 7 रुपया में बेचा, 1 रुपया का लाभ, यही प्रतिशत लाभ, लाभ गुने 100 बटा कैरेमूल, यही आपका आंसर तो था 16.2/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेडिंग दीजिएगा, डिस्काउंट के रूप में हेडिंग दीजिए, डिस्काउंट हेडिंग बट्टा। नोट कर रहे हैं क्या? ठीक है, जल्दी नोट कीजिएगा। सुनिए ना, एक कटोरा में पानी रख दीजिए ना बार बार। हो गया? कर ले नोट, मिटा दे। नोट कर लिए? देखा जाए कि पहले पूछताछ कीजिएगा, काहे है मिला हुआ क्वेश्चन, डिस्काउंट भी है लाभ वाली भी है, डिस्काउंट चालू कर दे। देखा जाए इसी से कनेक्टेड है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बस एक टॉपिक पॉइंट इसमें बढ़ गया और कुछ नहीं है, लाभ हानि अभी खत्म नहीं हुआ है, एक पॉइंट बढ़ गया। अभी तक दुकानदार जो है वस्तु को खरीदता था बेचता था लाभ पर हानि पर, लेकिन अब इसमें बीच में माध्यम आ गया कि ग्राहक को लुभाने के लिए डिस्काउंट भी चाहिए, तो एक नया चीज आ गया आपको डिस्काउंट।
सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जिस तरह से कहता है कि लाभ हानि का गणना जो होता है, यानी अगर हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो वो हमेशा जो है वो सीपी पर होता है, यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो उस तरह से यहाँ भी इसका कमजोरी है डिस्काउंट का, कि डिस्काउंट का जो गणना होगा यानी छूट का जो गणना होगा वो हमेशा एमआरपी पर होगा, अंकित मूल्य पर होगा। अब उसको कहीं कहीं हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, कहीं कहीं सूची मूल्य बोलते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं लिखित मूल्य बोलते हैं, तो सबका सेंस एक ही होगा। जबकि ध्यान रखिए अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से, क्योंकि अंकित मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा नहीं होगा तो उस हालत में आप डिस्काउंट देने लायक नहीं रहिएगा। सबसे पहले हम ये देख ले कि बट्टा होता क्या है। तो कहता है कि बट्टा यह एक ऐसा रकम है जो अंकित मूल्य में शामिल होता है। बट्टा जो होगा वो अंकित मूल्य में ही शामिल होंगे। अब इसके बाद कहता है कि बट्टा का अलग अलग प्रकार होता है, डिस्काउंट का अलग अलग प्रकार होता है। जबकि अगर अलग अलग प्रकार में कहा जाए तो पहला होता है कॉमन डिस्काउंट, यानी सिंगलेशन डिस्काउंट भी कह सकते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यू डिस्काउंट, तीसरा होता है होल्ड डिस्काउंट, चौथा होता है ट्रेड डिस्काउंट, पांचवा होता है कंडीशनल डिस्काउंट। लेकिन मुख्यतः अगर कहा जाए तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन जो है होल्ड डिस्काउंट से आते हैं, कंटिन्यू डिस्काउंट से आते हैं और कभी कभी एक कंडीशनल डिस्काउंट भी आते हैं। समझ सकते हैं सभी चीज का, लेकिन हाँ जिसका ज्यादा यूज है उस पर फोकस ज्यादा कीजिए। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम एकल बट्टा किसको कहेंगे, यानी इसको सिंगलेशन डिस्काउंट भी कह सकते हैं या कॉमन डिस्काउंट भी कह सकते हैं। तो कहता है कि यदि किसी वस्तु के एमआरपी पर यानी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अगर एक बट्टा दिया जाए तो उसको कहते हैं कि यह कॉमन डिस्काउंट के अंतर्गत चल रहा है। जबकि कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु है और उसका अगर अंकित मूल्य एमआरपी जो है अगर 100 रुपया है और इस पर मात्र 20% का अगर बट्टा देते हैं तो 20% इसी पर लगेगा, अंकित मूल्य पर ही बट्टा निकलेगा। तो कितना रुपया होना चाहिए? 20 रुपया होनी चाहिए। तो इसको बोल दिया गया कि अगर अंकित मूल्य पर एक डिस्काउंट है तो इसको बोलेंगे कॉमन डिस्काउंट या सिंगल डिस्काउंट या एकल बट्टा। जबकि दूसरा होता है कंटिन्यू डिस्काउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमिक बट्टा। जबकि ये बाजार में आप देखिएगा बहुत जगह आपको उदाहरण मिल जाएगा। जैसे अगर कोई भी फेस्टिवल का अगर त्योहार या कोई भी अगर सीजन आता है किसी चीज का, जैसे देखिए अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो आप देखिएगा मॉल में या छोटा छोटा दुकान में भी देखिएगा तो आगे बोर्ड टांग देता है, लिख देता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो ये जो लिखने का मोड है, या कहीं कहीं देखेंगे 30% एंड 20% डिस्काउंट, यानी दो डिस्काउंट मिलेंगे, 10% एंड 50% डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट लिखने का जो तरीका, इस मोड को कहते हैं कंटिन्यू डिस्काउंट। यानी कंटिन्यू डिस्काउंट क्रमिक बट्टा उसे कहेंगे कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 या 2 से अधिक बट्टा दिया जाए तो ऐसे बट्टे को क्रमिक बट्टा कहेंगे, लगातार बट्टा कहेंगे। अब देखिए अगर कोई ग्राहक जाए दुकान में और जैसे ही ग्राहक अगर जाता है तो देखते हैं दाम तो पूछता जरूर है कि हाँ दाम बताया कि दुकानदार की एक कपड़ा है उसका दाम 500 रुपया है। तो देखिए आदमी का प्रवृत्ति है, नेचर है कि कुछ ना कुछ तो कम करवाएगा ही करवाएगा। तो कभी कभी दुकानदार भी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा रेट रख देता है, जान के ग्राहक आएगा तो कम करवे करेगा। तो ये 500 रुपया दाम बताया तो ग्राहक कहा कि कुछ ऑफर है, तो दुकानदार कहा कि हाँ ऑफर चल रहा है 50% प्लस 50% डिस्काउंट। अब देखिए हर आदमी जो ग्राहक होगा कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही हो, कुछ अनपढ़ भी हो सकते हैं, वो भी एक कंज्यूमर हो सकते हैं, पैसा जिसके पास है कुछ भी खरीद सकता है। तो कुछ दुकानदार कुछ ग्राहक ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे जिसको कंटिन्यू डिस्काउंट के बारे में जानकारी हो, कुछ ऐसे भी ग्राहक होंगे जिसको कंटिन्यू डिस्काउंट के बारे में जानकारी ना हो। अब दुकानदार ग्राहक को बोला कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट देंगे। आपके साथ भी कभी कभी घटना घटता है कि मान लिया जाए कि दुकानदार कहा कि 50% डिस्काउंट दिया जाए, आपको समझ में नहीं आएगा तो सीधे कहिएगा ना कि बताओ सब मिला के कितना दोगे, कि घुमाऊ उमाऊ नहीं, तो आप सब मिला के कितना दोगे। तो कुछ लोग तो ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि 50 पहले फ्री 50 और फ्री, तो पूरा फ्री हो गया। पूरा फ्री तो होगा नहीं, है कुछ ना कुछ तो लगेगा। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंटिन्यू डिस्काउंट है उसको सारा मिला के एक डिस्काउंट में कैसे बदले। और ध्यान रखिए इस मोड को कहेंगे अगर कंटिन्यू कहेंगे तो इसका ही दूसरा रूप होता है कंबाइंड डिस्काउंट। तो कंबाइंड डिस्काउंट जिसको हिंदी में कह सकते हैं सामूहिक बट्टा, एकत्रित बट्टा। तो यहाँ पर लैंग्वेज से ही पता चल रहा है एकत्रित बट्टा मतलब सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो अगर कहता है कि अगर इन दोनों को मिला करके अगर आप देखिएगा तो टोटल मात्र आपको 75% का ही बट्टा मिलेगा। तो ये जो लिखने का मोड है इसको कह दिया कंटिन्यू, और इसी को बदलाव करके ऐसे कर दिया तो इसको कह दिया कंबाइंड डिस्काउंट। यानी ये हो गया क्रमिक बट्टा, ये हो गया समतुल बट्टा। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं 30% 20% तो बट्टा दे देगा और कहेगा इसका समतुल बट्टा क्या होगा। तो इस बट्टे का भी निर्माण हम लोग करेंगे। और याद कीजिए अभी काम चलाओ, ये देखिए फार्मूला पढ़े थे x प्लस वाई बटा 100। आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको कि अगर कंटिन्यू रहे तो कंबाइंड में किया जा सकता है। सिर्फ यह देखिए ये थ्योरी हम लोग पढ़े थे प्रतिशत में कि यदि किसी संख्या को x% से बढ़ाया जाए, बढ़े हुए भाग को पुनः y% से बढ़ाया जाए तो संपूर्ण प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई बटा 100। लेकिन एक दुकानदार के हिसाब से सोचिए तो डिस्काउंट उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्राहक के लिए अच्छा होता है डिस्काउंट, लेकिन कोई दुकानदार चाहेगा कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा डिस्काउंट दे,
प्रॉफिट हर इंसान चाहता है, चाहे दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, दोनों चाहता है कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और बीच में अगर डिस्काउंट को ला दिया जाए तो कह सकते हैं कि दुकानदार को मैक्सिमम से मैक्सिमम तभी प्रॉफिट होगा जब मिनिमम से मिनिमम डिस्काउंट दे, और ग्राहक उल्टा सोचेगा, ग्राहक कहेगा कि हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम तभी प्रॉफिट होगा जब हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम बट्टा मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए। तो यहाँ पर दुकानदार के आधार पर सोचा जाए तो डिस्काउंट जो है उसके लिए नेगेटिव सेंस होगा, क्योंकि डिस्काउंट देने का मतलब है दाम घटाएगा वो, लेकिन ग्राहक के लिए वही चीज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर हम एक थ्योरी इसमें भी आपको कहे थे कि देखिए ये ओरिजिनल थ्योरी है, जबकि किसी के मन में चल रहा हो कि हो सकता है पहला कम कर दे दूसरा वृद्धि कर दे, तो कहे थे कम कहे तो माइनस कर दीजिए, वृद्धि कहे तो क्या कीजिए। तो अगर दुकानदार के हिसाब से सोचे तो एक X% का डिस्काउंट है और एक 22% का डिस्काउंट है, यानी यह क्या होगा, दाम में X% का कमी हुआ, कमी होने के बाद पुनः 22% की कमी कर दिया, तो संपूर्ण कमी X माइनस बाई माइनस माइनस प्लस X बाई बटा 100। और अगर हम माइनस इसमें कॉमन निकाल ले तो X प्लस बाई माइनस X बाई बटा कितना हो सकते हैं, 100, जबकि ये माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, बस डिस्काउंट का सेंस नेगेटिव हो गया। तो याद रखिए कि अगर कोई भी कंटिन्यू डिस्काउंट में दिया रहता है, सपोज कीजिए कि X% और 22%, अगर ये कंटिन्यू में दिया हुआ है, कंटिन्यू, या इसी को लिख सकते हैं हिंदी में क्रमिक, और अगर आप इसको होल डिस्काउंट में बदलना चाहते हैं, यानी संपूर्ण बट्टा में बदलना चाहते हैं, एकल बट्टा में बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए थ्योरी बनेगा X प्लस बाई माइनस X बाई बटा 100। जबकि कोई जरूरी नहीं है कि सर यही विकल्प है, तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हर तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको लगे कि तेजी हम बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एक उदाहरण समझिए, एक 30% बट्टा और एक 20% बट्टा, तो इसको कह दिया कंटिन्यू डिस्काउंट। अगर हम इसको समतुल्य बट्टा में बदलेंगे तो ये थ्योरी से आपको फायदा ये सौदा होगा 30 प्लस 20 माइनस 30 गुने 20 बटा क्या लिख सकते हैं, 100। और अगर डील करते हैं तो ये 3 दूनी 6, ये 50 में से 6 गया 44, यानी आपको 50% का बट्टा नहीं मिलेगा, 44% का ही बट्टा मिलेगा। विकल्प खुला हुआ है, अगर ये याद नहीं रहता है तो कोई जरूरी भी याद करने की जरूरत नहीं है। 10 एमआरपी मानिए 100 रुपया, 30% का आपने पहला डिस्काउंट दिया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 70। दूसरा डिस्काउंट जो होगा वो 20%, ध्यान रखिए 20% इस पर नहीं होगा, 20% जो बचा है उस पर 20%, तो 14 रुपया का और आपने डिस्काउंट दिया। अब 70 रुपया में 14 रुपया चला गया 56। अब बताइए दाम इसका कितना था, अब बेच रहा है कितना में, तो बताइए कितना लेस किया, ये देखिए यही डिस्काउंट हो गया। तो विकल्प बहुत है इसमें, जबकि अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा फायदेमंद का सौदा और होगा। इसको नोट करना क्या, हो गया। मिटा दे। बाकी अगर और ज्यादा क्रिटिकल होने लगे, इसमें थोड़ा सा डर ये रहता है कि अगर ये फार्मूला रख लीजिएगा तो 2 गो के लिए, कभी कभी 3 गो भी रहते हैं, तो ऐसे हालत में कैलकुलेशन आपका बढ़ सकता है। इसलिए विकल्प है कि वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हैंडल ना हो तो रेशियो पर उतरने की कोशिश कीजिए। जैसे कहने का मतलब एक पहले का स्थिति कर लीजिएगा और एक अब का 30%। अब आप इसको जैसे सोचिए, 100 से सोच सकते हैं, कुछ लोग फ्रैक्शन से सोचना चाहते हैं तो फ्रैक्शन सोच सकते हैं, किसी तरह से सोचिए। अगर आपको फ्रैक्शन से सोचना है तो इसको 3 बटा क्या लिखेंगे, 10, यानी 10 था 3 रुपया लेस कर दिया, कितना बचा 7। इसको भी फ्रैक्शन में सोचना है, 20 बचे 100, यानी 5 था 1 लेस कर दिया 4। अब देखिए इधर का जो हो गया वो एमआरपी हो गया, इधर का जो हो गया अवेलेबल मूल्य, यानी डिस्काउंट देने के बाद कितना में बेचे। अगर कटता है तो यहाँ भी आप काटने के लिए स्वतंत्र है, जबकि नहीं काटना है तो सीधे 50, ये 7-28। बताइए दाम था 50, बेच रहे हैं कितना में, 28 में, कितना रुपया का डिस्काउंट दे दिया, 22। तो प्रतिशत अगर डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इंटू 100 बाई एमआरपी की जगह 50, 50 दूनी 100, यानी 44%। यानी ज्यादा तंग करे तो सीधे इसको रेशियो पर डालने की कोशिश कीजिए। तो रेशियो पर पकड़ बनाइए, बहुत सारा क्वेश्चन लास्ट तक वो मैनेज करने के लिए देगा आपको।
हो गया, मिटाए। नोट कर लिए, मिटा दिया जाए। देखिएगा, तो ये हुए 3 बट्टा हुआ, एक हुआ एकल बट्टा, दूसरा हुआ कंटिन्यू यानी क्रमिक बट्टा, तीसरा हुआ क्रमिक बट्टा को अगर एक बट्टा मिलाते हैं तो उसको समतुल बट्टा कह दिए यानी कंबाइंड डिस्काउंट कह दिए। चौथा होता है, यहां तक आपका क्वेश्चन बहुत पूछता है, चौथा होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और पांचवा होता है कंडीशनल डिस्काउंट। कंडीशनल डिस्काउंट से कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। कंडीशनल डिस्काउंट में देखिएगा वो 9वां क्लास में भी एग्जाम किताब में पूछा जाता है। अब शायद 9वां क्लास में पढ़ना है कि नहीं लाभानी, लेकिन पहले था कि उसमें भी पढ़ना था, 8 में अब है। तो उसमें देखिएगा ऐसे रहते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 800 रुपया है, एक ग्राहक जो है इस वस्तु को खरीदता है, तो दुकानदार कहा कि बट्टा दिया जाएगा, लेकिन बट्टा इसका इस तरह से रहता है 10% बटा 1, फिर कॉमा दे दिया 5% बटा 10, फिर दे दिया 3% बटा 20 और फिर दे दिया n% बटा 30। ये देखिए कंडीशनल डिस्काउंट का उदाहरण होता है। जबकि ये डिस्काउंट जो है वो छोटे स्तर का बिजनेस पर नहीं होता है, बड़े बड़े स्तर का जो बिजनेस होता है उस पर ये डिस्काउंट लगता है, लेकिन छोटा स्तर बड़ा स्तर क्या आपका तो क्वेश्चन डील करना है, तो क्वेश्चन में रह सकते हैं इस तरह का। ये कंडीशनल डिस्काउंट का मतलब देखिए, इसमें शर्त है कि नीचे जो लिखा हुआ है वो 3 होता है और ऊपर जो है वो डिस्काउंट है, यानी देखिए समय के हिसाब से पैसे का मोल होता है, उसके आधार पर जो है ये डिस्काउंट को लाया जाता है। जैसे कहने का मतलब एक उदाहरण से आप समझिए कि 2 लेबर था, उसको हम दोनों से काम करवाए, दोनों को कहें कि 500 रुपया देंगे, काम कीजिए 500 रुपया दीजिए। शाम वक्त हुआ, काम करके आया, फिनिश कर लिया, दोनों आदमी आया, तो दोनों को तो 500 रुपया देना है। एक आदमी को 500 दे दिए, वो कहे जाओ ना पहले भोरे ले लेना 500 रुपया, तो देने के लिए हम गच रहे उसको, एगो को सामने दे दिया, एगो कहे सुबह आके ले लेना तुम पैसा। तो बताइए जो सुबह के लिए है तो कुछ बोलेगा नहीं, अगर हम दबंगई करेंगे तो बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर अंदर तो कुढ़ेगा जरूर, वो कहेगा उसको दे दिया, हमको दुश्मनी था जो नहीं दिया। तो उसको, लेकिन हम देने के लिए ऐसा नहीं है कि देने के लिए नहीं है, देने के लिए हम भी राजी है, लेकिन उसको अभी नहीं देंगे, अभी क्या देंगे, सब सुबह में देंगे। तो देखिए सुबह में देंगे तो उसको दिमाग में चल रहा होगा, हो सकता है मजदूर नहीं बोले, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा होगा अभी दे देता तो हमारा काम चल जाता, कुछ सामान खरीदना है। तो पैसे का समय के हिसाब से मोल होता है। तो ये बड़े स्तर का बिजनेस में यही हालत होते हैं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप गया शहर में कपड़ा का दुकान ले लीजिए, मान लीजिए डालमिया का उदाहरण ले सकते हैं आप। अब डालमिया जो है बहुत बड़ा कपड़ा का व्यापारी है, कहीं भी आप गया शहर में फीडबैक लीजिएगा तो कोई भी बता देगा। अब एक कंपनी जो है, मान लीजिए सूरत में, वो फोन करता है, कहता है कि हमको 10 करोड़ का माल चाहिए, तो ऐसा ही कोई फोन कर देगा 10 करोड़ का माल भेज देगा आपको, कंपनी नहीं भेजेगा। तो डालमिया फोन लगाया कि हाँ 10 करोड़ का हमको कपड़ा चाहिए। अब 10 करोड़ का कपड़ा कंपनी वाले में फोन लगाया, लेकिन कहा कि 10 करोड़ का कपड़ा जोड़ दीजिएगा तो 1 महीना के बाद पैसा देंगे हम आपको। अब जरा सोचिए कि कंपनी को वो फोन करता है, डालमिया कहता है 10 करोड़ का कपड़ा चाहिए और पैसा 1 महीने के बाद। और देखिएगा बड़े स्तर का जो बिजनेस होता है उस पर गुडविल होना चाहिए आपका, विश्वास पर बिजनेस चलता है। छोटा मोटा बिजनेस नहीं कि आज यहाँ लगाए कल भाग गए उधर, तो वो गुडविल नहीं बनेगा। लेकिन बड़े स्तर का जो बिजनेस होता है उस पर गुडविल होता है। जैसे अगर कह दिया जाए कि आप चौक पर चले जाइए और खड़ा हो जाइए और कहिए कि हम एगो कंपनी खोलने वाले हैं, कौन कौन पैसा जमा करेगा, कौन पैसा जमा करेगा, आपको करेगा नहीं, तो आपका चेहरा नहीं देखा है। हाँ एक आध दो आ जाएगा, लेकिन हुर पेच करेगा, खाली करेगा आपको, कहाँ से अला, कौन बिजनेस है, कितना पैसा देगा। लेकिन अगर रतन टाटा खड़ा हो जाए चौक पर और कह दे कि हमको 10 आदमी से पैसा लेना है, क्या बताइए 10 आदमी से मांगेगा तो 10 आदमी देगा, 1000 आदमी खड़ा हो जाएगा। तो कारण एक आदमी को आप दे नहीं रहे हैं, दूसरा आदमी को आप दे रहे हैं, वो भी तो आदमी है, वो भी तो आदमी है। तो अंतर कहाँ है, तो अंतर आप देख रहे हैं रतन टाटा। रतन टाटा का मतलब आपके मन में चल रहा है टाटा कंपनी, लेकिन जो एक रोड छाप आदमी है वो आके खड़ा हो जाए तो आपको क्या मन में चलेगा, आया गया नहीं आया उससे क्या लेना देना है। तो गुडविल होता है, गुडविल पर ही बिजनेस बड़ा चलता है। तो यहाँ भी देखिए कि अगर मान लिया जाए कि अगर डालमिया जो है अगर गुजरात में या सूरत का कंपनी में, कपड़ा का कंपनी में फोन किया, ऑर्डर दिया कि 10 करोड़ का माल चाहिए, तो कंपनी जो है ऐसा नहीं हल्के में नहीं लेगा उसको, कंपनी सबसे पहले, और ऐसा भी नहीं कि फोन किया, डालमिया फोन किया और कंपनी जो है जैसे ही फोन किया तो कंपनी ट्रांसफर कर देगा। इतना बड़ा बेवकूफी वाला काम ये भी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए सर ये हाउससेलर है और ये कंपनी है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी है तो ये अपना मैनेजमेंट करता होगा, हाउससेलर है तो ये अपना मैनेजमेंट करता होगा। तो ये डालमिया जैसे ही इसको ऑर्डर देगा कंपनी को कि हमको 10 करोड़ का माल चाहिए, और ये भी सर कसम खा लिया, इसको बीवी बोल दिया कि हम 1 महीना के अंदर में पैसा देंगे, लेकिन शुरुआत में हम कैश नहीं पैसा देंगे, 1 महीना के अंदर में हम दे देंगे। अब देखिए सबसे पहले अब कंपनी क्या करेगा, पहले इसके बारे में पहले फीडबैक लेगा, तो कहाँ के है भाई, तो गया का है, तो पहले अब इसके पास तो आदमी बहुत सारा होगा, कंपनी है ये तो हर शहर में इसका आदमी होगा। तो पहले क्या करेगा कंपनी, डालमिया का पहले फीडबैक पता करेगा कि कैसा ये है। अब जब फीडबैक इसका बहुत बढ़िया होगा तब कंपनी दोबारा रीफोन करेगा इसको कि हाँ कपड़ा कहाँ पहुंचाना है, तो ये कहेगा कि हाँ गया यहाँ पर पहुंचाना है, तो ये फिर कंपनी फोन करेगा कि क्या पैसा भी दे रहे हैं। डायरेक्ट कड़क मिजाज में नहीं फोन करेगा इसको, क्योंकि अभी सर इसको पाला में रखना है इसको। तो एक कंपनी जो इसको फोन करेगा कि पैसा भी दे रहे हैं,
तो ये तो डालमिया कहा कि नहीं, पैसा हम 1 महीना के अंदर ही देंगे, लास्ट तक देंगे, लेकिन शुरुआत में पैसा नहीं देंगे। अब ये सर कंपनी देखिए, कंपनी इस सौदा को जाने नहीं देगा। 10 रुपया की बात नहीं है, 10 करोड़ की बात है। तो ये कंपनी होलसेलर को, इसको डालमिया कहेगा कि ठीक है हम कपड़ा भेज देते हैं 10 करोड़ का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, ज्यादा जीरो हो गया होगा तो हटा देंगे, 10 करोड़ को गया। अब देखिए 10 करोड़ का ये माल जैसे ही इसको ट्रांजेक्शन किया तो देखिए पैसे सबका सीमित दायरे में होता है, चाहे आप हो या हम हो या कोई कंपनी हो, सबका सीमित दायरे में होता है, पैसा पेड़ पर नहीं फरता है, सबका सीमित दायरा होता है। अब जरा सोचिए 10 करोड़ का ये कपड़ा भेजा होगा तो इसका लागत तो जरूर कुछ लगा होगा कपड़ा बनाने में। अगर लागत अगर 7 करोड़ रुपया लगा होगा तो अपना पूंजी तो छुड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सर ये कंपनी इसको कड़क मिजाज में नहीं बोल सकता है कि हाँ हम अभी कपड़ा दिए 2 रोज के अंदर पैसा दे दो। कि जैसे ही बोलेगा कंपनी डालमिया को बोलेगा तो डालमिया कहेगा तुम अपना कपड़ा रखो, दूसरा कंपनी से हम कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी भी एक तो नहीं है, कपड़ा का बहुत सारा है। तो कंपनी को ये डर भी है कि अगर हम जहां कड़क मिजाज में बोल देंगे तो ये मेरे से माल नहीं लेगा, दूसरा कंपनी से माल ले देगा, तो ये सौदा हाथ में जाने से ये खत्म हो जाएगा। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हाँ ऐसा काम ये डालमिया करे। लेकिन देखिए सर होता क्या है, डिप्लोमेसी कूटनीति एक बहुत बड़ा चीज होता है। कलम का मार बहुत होता है कि अगर आप ढंग से अगर आप कलम का मार मार दिए किसी को तो सर उतना बमबाजी करने से भी मार नहीं होता जितना कलम का मार होता है। कूटनीति एक बहुत बड़ा चीज होता है। तो ये कंपनी इसके साथ एक डिप्लोमेसी खेलेगा, यानी एक गेम खेलेगा। गेम ये खेलेगा, इसको पता नहीं चलेगा ये पैसा से जो कसम खा लिया है कि हम 1 महीना के अंदर में देंगे, यही आदमी इसको दोबारा फोन करेगा और कहेगा ले जाओ पैसा, आज ले जाओ पैसा। लेकिन अभी कसम खेले कि 1 महीना के अंदर में देंगे। अभी गेम कैसे खेलेगा, ये कहेगा माल आपके पास पहुंच गया, तो फोन करेगा हाँ पहुंच गया, तो पैसा आप दे रहे हैं, तो पैसा नहीं दे रहे 1 महीना के अंदर में देंगे। तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पैसा 1 महीना के अंदर दीजिएगा। लेकिन अब ये गेम कैसे खेलेगा, ये कहेगा कि ठीक है पैसा तो 1 महीना के अंदर में दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एगो स्कीम है, देख लेते हैं स्कीम एगो। ये कंपनी इस होलसेलर को डालमिया को बोला, पहले ये भरोसा में ले लिया कंपनी का, हाँ पैसा आपसे नहीं मांग रहे, 1 महीना के अंदर पैसा दीजिएगा, आप ही का बात चलेगा, तो भरोसा में ले लिया, ये भरोसा में इसको ले लिया। लेकिन इसके साथ ये गेम खेल जाएगा इसके साथ। ये कहा कंपनी कहा कि ठीक है पैसा आप 1 महीना के अंदर दीजिएगा, लेकिन एक स्कीम है, समझ लीजिए शायद स्कीमों आपको फायदा नजर आए। बोलते क्या हुआ, ये तैयार हो गया कि ठीक है स्कीमों दिखाओ, लेकिन ये बोल रहा है कि हम 1 महीना के बाद ही पैसा देंगे, लास्ट तक पैसा देंगे, चाहे कितनों गेम खेल लो। लेकिन ये कहा कि हम कहा कुछ कर रहे थे, वो स्कीम दिखा रहा है, तो स्कीम दिखाना चालू किया। अब देखिए इसका कैसे बीपी हाई होने लगेगा, जो 1 महीना के अंदर में कसम खाया था। स्कीम जो है कंपनी समझाने लगा कि देखिए माल आपको दिए है, नीचे दिन है और ऊपर डिस्काउंट है। अगर माल आज हमको दिए है और 1 के दिन में पैसा दे दीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। सोच लीजिए सर 10 करोड़ का 10% कितना होगा, 1 करोड़ रुपया। ये कंपनी इसको बोला कि आप 1 महीना के अंदर दीजिएगा, आप ही का बात, लेकिन यह स्कीम है। स्कीम को समझाने लगा कंपनी कि 1 दिन के अंदर पैसा दे देते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे, और जहां 1 दिन पार हुआ और 10 दिन के अंदर दीजिएगा तो 5% का डिस्काउंट देंगे। 10 दिन के बाद नहीं दीजिएगा, 20 दिन के अंदर दीजिएगा तो 3% का डिस्काउंट देंगे, और 30 दिन के अंदर दीजिएगा तो आप जो बोले हैं वही पैसा दीजिएगा। अब बताइए जो आदमी इंसान कसम खा लिया था कि 1 महीना के बाद पैसा देंगे, वो आदमी सोचेगा यहाँ पर दिमाग लगाएगा 10% कितना करोड़, क्या ये लगता है ये आदमी 1 करोड़ रुपया जाने देगा? अगर इसके पास पैसा रहेगा सर, जो कसम खा लिया है कि हम 1 महीना के अंदर में पैसा देंगे, ये लगता है 1 महीना के अंदर में पैसा देगा, इसका बीपी हाई होने लगेगा। जो आदमी बोला था कि हम 1 महीना के अंदर देंगे, वही आदमी कहेगा कि आज भी पैसा देने हैं, कल भी पैसा देने हैं, तो कहे ना अभी ये दे दो। इसके बाद सर एकदम ये न्यूट्रल हो जाएगा, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा। ये कहेगा कुछ नहीं, जीरा तो छोड़ ही दिए है, अब तो खाली फंसने पर दे रही है मछली इसमें। तो यहाँ भी वही चीज होगा, एकदम आराम से स्कीम दिखा करके करने ही गायब हो जाएगा, कोई पता नहीं। अभी डालमिया दोबारा इसको फोन करेगा कंपनी के पास कि ऐसा है 1 के दिन में पैसा ले लेते आप, जो कहा 1 महीना में, कहा 1 के दिन में पैसा ले लीजिए। तो ये कंपनी भी भाव खाएगा, रह दीजिए अभी बिजी है, अभी स्टाफ नहीं है, तो कहेगा हम ड्राफ्ट भेज देते हैं, पैसा आज ही ले लीजिए। शाम हो जाएगा तो कहेगा कल हो जाएगा, तो फिर 5% पर चल जाएगा, तो जो 1 करोड़ बचने वाला वो 50 लाख ना बचेगा। तो अगर कंपनी भी कहेगा मेरे पास आदमी नहीं है, तो कहेगा हम चेक दे देते हैं आपको, लेकिन पैसा आप ले लीजिए। तो देखिए पैसा कैसे निकलता है सर, खाली मैनेजमेंट ढंग का होना चाहिए, पैसा तो सर रखा रहेगा, उठाने के लिए चाहिए आपको। यही चीज यहाँ देखिए, तो कितना रुपया ये 1 दिन के अंदर देगा, तो बताइए 1 करोड़ का फायदा होगा कि नहीं? और अगर 1 दिन अगर खत्म हो गया तो स्कीम खत्म हो जाएगा, तो 5% के स्कीम पर आएगा। तो जो 1 दिन में पैसा देगा तो इसको 1 करोड़ का बचत होगा, और 1 दिन लेट कर देगा तो 50 लाख रुपया इसको बचत होगा, यानी 50 लाख रुपया चल जाएगा। क्या आदमी जाने देगा? अगर इसके पास पैसा 9 करोड़ होगा तो तुरंत बुलाएगा, अगर स्टाफ ही नहीं आएगा तब भी चेक के सहारे इसको भेज देगा पैसा। चेक के सहारे भेजने के बाद यही फोन करेगा इसको, यही फोन करेगा 2-3 बार इसको, पैसा गया कि नहीं गया,
तो कहेगा हाँ गया। तो भाई देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो यही जो सेंस है, इसको कहते हैं कंडीशनल डिस्काउंट। जबकि ये आपको कहीं छोटा मोटा दुकान में नहीं लगता है, बड़े बड़े व्यापार में लगता है। हो सकता है अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, आपको बहुत ज्यादा उससे संबंध घनिष्ठता है, तो कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी तो देखिएगा छोटा छोटा दुकानदार सुनने के लिए आता है कि हम सामान लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, बेच करके पैसा देते हैं। तो कुछ ऐसा होता है होलसेलर जो कहता है, छोटा छोटा दुकानदार को मोटिवेट करता है कि तुम ऐसा करो, पैसा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मेरा माल लेके जाओ, अब बेच दो, बेचने के बाद जो होगा, जो बच जाएगा वो लौटा देना, बाकी मुनाफा तुम ले लेना। तो ऐसे भी चलता है बिजनेस। तो ये हुआ देखिए एक मैनेजमेंट जिससे ये 9 करोड़ रुपया देगा, और इस डिस्काउंट को कहा गया कंडीशनल डिस्काउंट। अब ये बताइए फायदा कौन रहा इसमें? होलसेलर फायदा में रहा कि कंपनी फायदा में रहेगा? अगर एक दिन के अंदर ही दे देता है तो होलसेलर को फायदा हुआ कितने करोड़ का। लेकिन देखिए सर, होलसेलर को फायदा इसमें नहीं हुआ। होलसेलर को पैसे के हिसाब से ये देखिए बस 1 करोड़ रुपया सोचा। लेकिन देखते हैं बाजार में कोई भी आदमी रहे, अगर 50 रुपया भी रहता है किसी के हाथ में, अगर किसी के पास 500 रुपया भी हाथ में रहता है, तो एक डायलॉग जरूर चलता है, एकदम लेटेस्ट दिखाइए, तो एकदम जो नया नया आया है सामान वही दिखाइए। कपड़ा भी आप खरीदने जाते हैं तो कहते हैं एकदम लेटेस्ट दिखाइए, जो अभी मार्केट में एकदम नहीं आया। तो लेटेस्ट के चक्कर में ही डूबेगा हुआ। कंपनी तो माल फेंक दिया, इसके पास 9 करोड़ का माल है, 10 करोड़ का माल था, 9 करोड़ रुपया। डालमिया भी अंदर अंदर खुश, हम तो 30 मार खा हो गए, हम तो 1 करोड़ रुपया बचा लिए। तो 9 करोड़ ट्रांसफर किया होगा तो क्या इसको पैसा नहीं बचा होगा? अरे कुछ तो बचा होगा, कुछ तो बचा होगा, पूंजी भी आया, कुछ मुनाफा भी आएगा। अब गेम क्या खेलेगा इसी शहर में? अब डालमिया ही तो खाली नहीं है कपड़ा का दुकान, गया में और भी बड़ा बड़ा दुकान हो सकता है। ठीक क्या करेगा? अभी माल भेजा तो पुराना हो गया। कंपनी के पास जैसे पैसा आएगा 9 करोड़ रुपया, फिर से नया नया वस्तु का प्रोडक्शन करने लगेगा। अब प्रोडक्शन करने के बाद डालमिया के आसपास कहीं दुकान में फिर से माल को फेंक देगा और कहेगा लीजिए 10 करोड़ का तुमको भी देंगे, तो हम ये रिटर्न करेंगे। अब जरा सोचिए सर कि ये बेचते बेचते इसके पास 4 करोड़ का माल अगर बच गया है, अब फिर से ये नया तरह का कपड़ा जो है दूसरा दुकान में दे दिया, तो कंज्यूमर यहाँ आएगा कि कंज्यूमर यहाँ आएगा? कंज्यूमर यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर अगर कंज्यूमर आएगा तो सोचिए इसका 4 करोड़ का तो माल फंस गया। ये भी सोचेगा कि अगर नया माल रहेगा, नया कपड़ा रहेगा तब ना मेरे पास आया, और नया कपड़ा तो यहाँ आ गया है। और फैशन का दौर है अभी बाबू, नया नया कपड़ा, हर इंसान सोचता है कि नया नया लेटेस्ट कपड़ा पहना जाए, तो ग्राहक तो यहाँ आने लगेगा, इसका तो भट्टा बैठ जाएगा। तो इसके पास 4 करोड़ का कपड़ा भी बच गया है, अब बिक नहीं रहा है, तो फिर फोन लगाएगा कंपनी को। यहाँ यही डालमिया देखिए कैसे कैसे फंस गया, फिर फोन लगाएगा इसको, कहेगा ऐसा है नया नया माल आ गया है कपड़ा, अब मेरा जो है कपड़ा पुराना हो गया है, तो रिटर्निंग लीजिएगा, इसको बोलेगा रिटर्निंग लीजिएगा। तो कंपनी कहेगा हाँ ले लेंगे रिटर्निंग, लेकिन 50% पर लेंगे, 50%। ऐसे भी सर रिटर्निंग होता है तो पूरा थोड़ी देता है, तो कहेगा 50% दाम लगाएंगे। अब बताइए सर 4 करोड़ का कई करोड़ में लिया? देखिए आम का आम गुठली के दाम सब निकाल लिया इससे। किलो 1 करोड़ रुपया नफा दिया था, 2 करोड़ रुपया और घींचा आपसे, 3 करोड़ रुपया घींच लिया। यही चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है बाजार में। और ये सब मोनोपोली है, और मोनोपोली का कारण ये होता है, यहाँ पर रीजन है कि कंज्यूमर का जो है पेट नहीं भरता है। कितनों कुछ कर दीजिए तो उसको चाहेगा कि हाँ नया नया चीज चाहिए। खैर उससे कुछ लेना देना नहीं है। कंडीशनल डिस्काउंट समझ गए? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कहा जाए, ट्रेड डिस्काउंट में देखिएगा तो ट्रेड डिस्काउंट जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक भत्ता, वो आपको हजार बाजार मॉल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कभी कभी कोई त्योहार होता है तो आप मॉल में है, ऑफर नहीं है, लेकिन उसी समय जब आप खरीदते रहिएगा तो उसी समय कभी कभी ऑफर चलते रहता है। बोल दिया कि हाँ शाम तक के लिए ऑफर है, 2 घंटा के लिए ऑफर है, 3 घंटा के लिए ऑफर है, तो उसको कहा गया ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का सेंस होता है डेढ़ वस्तु को बेचना। डेढ़ वस्तु का मतलब हुआ सीजन ऑफ में बेचना। जैसे कहने का मतलब है, कल भी उदाहरण बता रहे थे कि देखिए फ्रिज है, अब एक दुकानदार जो है फ्रिज 15,000 रुपया में खरीदा होलसेलर से, कंपनी से 15,000 रुपया में लाया, गर्मी काफी बहुत ज्यादा था तो 55,000 रुपया ज्यादा दाम पर बेच रहा था, तो 20-20 रुपया में बेच रहा था। बेचते बेचते क्या हुआ, गर्मी खत्म हो गया, अब जाड़ा आ गया। अब जाड़ा आ गया, उसके पास अभी भी फ्रिज अटक गया, 50 को फ्रिज अभी भी अटक गया है, लेकिन खरीदा तो कितना में, 15,000 में, बेच रहा था कितना में, 20,000 में। कितना का मुनाफा कमा रहा था, एक फ्रिज पर 5,000। बेचते बेचते क्या हुआ, 50 को फ्रिज उसके पास रह गया। अब 50 को फ्रिज रह गया तो आपको लगता है कि कोई जाड़े के मौसम में गर्मी वाला दाम पर कोई खरीदेगा? फ्रिज नहीं खरीदेगा, 20,000 में कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन कल भी बोले थे कुछ ग्राहक ऐसे मिलेंगे आपको बाजार में जो जाड़ा का वस्तु गर्मी में खरीदते हैं, गर्मी का वस्तु जाड़ा में खरीदते हैं, तो उनको मैनेजमेंट पता है कि ऐसा होगा ही होगा। तो देखिएगा कि अगर फ्रिज का दाम जाड़ा में 20,000 रुपये में बेचने के लिए कोशिश होगा तो 20,000 में नहीं बिकेगा, तो वो दुकानदार सोचेगा कि 50। अब जरा सोचिए कि अगर 50 को उसका फ्रिज बच गया, अब 20-20 में बेच रहा था, 15,000 रुपया लागत हुआ था, तो एक फ्रिज पर उसको 5,000 रुपया का मुनाफा हो रहा था, और बेच रहा था गर्मी में। गर्मी पार हो गया, जाड़ा आ गया, 50 को फ्रिज रह गया। अब बताइए 20,000 में फ्रिज बेचने के लिए फिर से गर्मी आना पड़ेगा। अब फिर से गर्मी आने के लिए, सीजन आने के लिए कैसा लगेगा, 1 साल। वो 1 साल तक बताइए गोदाम में फ्रिज को रखेगा। गलती से अगर गिर उड़ गया, स्क्रैच आ गया, चुहा हुआ इधर उधर काट उड़ दिया तार, तब किसका हानि हो सकता है?
ग्राहक को तो नहीं होगा, दुकानदार को होगा। तो ये दुकानदार को डर रहता है कि अगर हम फ्रिज रख दे गोदाम में, टूट फूट जाए एक आध दूगो, या चूहा हुआ काट दे तार हो, तो कहीं ना कहीं बनाने में, मरम्मत में भी और घाटा लग जाएगा। तो दुकानदार इस तरह का रिस्क नहीं लेता है। दुकानदार सोचेगा कि चलो ऑफर निकालते हैं। तो ऑफर क्या निकाला? जाड़ा में ऑफर निकाला फ्रिज का, जबकि जाड़ा में फ्रिज का कोई जल्दी यूज नहीं करता है, लेकिन ऑफर के चलते सर ग्राहक जरूर उसके पास जाएगा। अब वो ऑफर निकाल दिया, आइए 16,000 में फ्रिज लीजिए, 16,000 में फ्रिज लीजिए। जो दुकानदार 20,000 में बेच रहा था वो 16,000 में बेचने के लिए तैयार हो गया। बताइए ग्राहक दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? ग्राहक कहेगा क्या दिक्कत है, खरीद लेते हैं जाड़ा में, गर्मी में प्रयोग करेंगे, जगह उसके पास रहेगा तो खरीद कर लेगा। तो इसमें कंज्यूमर को भी फायदा हो गया, दुकानदार को भी फायदा हो गया। तो इसको बोला गया ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा। यानी व्यापारिक बट्टा का मतलब ये हुआ कि डेढ़ वस्तु को बेचना। हाँ, किसी के मन में चल सकता है कि सर व्यापारिक बट्टा का मतलब कंपटीशन का दौर होगा इसलिए कम करके दिया होगा, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होता है। ज्यादातर ट्रेड डिस्काउंट का सेंस ये होता है कि ऑफ वस्तु, डेढ़ वस्तु अगर बच गया होगा तो उसको किसी तरह से निकालना है, तो चलो कम से कम पूंजी जो फंसा हुआ है उसको निकाल ले। और इसका सटीक उदाहरण आपका खुद, आप 5 महीना 6 महीना बैक चले जाइए, जो आपका बिग बाजार बंद हुआ था, रिलायंस कंपनी जो है खरीदा, तो बिग बाजार में, अब तो इधर लगता है स्मार्ट बाजार कर दिया उसको, लेकिन बिग बाजार में अब 8-6 महीना बैक भी आप जाइएगा तो अब लगता है स्मार्ट बाजार लिखा होगा, लेकिन 6-7 महीना पहले स्मार्ट बाजार नहीं था, सब कवर उड़ गया था। तो वहां उस समय भी 6 महीना के पहले बंद तो हो गया, लेकिन सेलिंग हो रहा था। और सेलिंग हो रहा था तो ढवे ढक नहीं हो रहा था। जो प्लेट का दाम 20 रुपया है वो सीधे दे रहा था 5 रुपया में। तो वो भी क्या किया, पूंजी अपना छोड़ा रहा है कि चलो कम से कम पूंजी छुड़ा लेते हैं, क्योंकि उसका वस्तु वहां पर है। तो ठीक है, बिग बाजार बंद हो गया, लेकिन जिस मकान का मकान मालिक है वो क्या रेंट छोड़ देगा? रेंट तो नहीं छोड़ेगा। तो रेंट लगेगा जब तक आप वस्तु रखिएगा, जब तक रेंट लगेगा। जैसे हम ही लोग को देखिए, अब लॉकडाउन में बंद हो गया तो कैंडिडेट तो पैसा नहीं देगा, लेकिन क्या मालिक पैसा छोड़ देगा? बिजली बिल छोड़ देगा, वो सब तो लगेगा ही लगेगा। तो ये सबसे बचने के लिए दुकानदार सोचा कि चलो भाई वस्तु है कि बेच दो, ना वस्तु रहेगा ना उसमें हम रेंट लेंगे ना हम रेंट देंगे। तो एक तरह के एक फैसला हो गया यहाँ पर। फिलहाल अब हो गया टाइप पर आते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें और क्या क्या आ सकते हैं डिस्काउंट के अलावा। डिस्काउंट के अलावा कहा जाए तो इसका मेन मोटो है अंकित मूल्य, एमआरपी। उसी को सूची मूल्य कहेंगे, उसी को कहीं कहीं लिखित मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है, सबका मतलब एमआरपी होंगे। जबकि ध्यान रखिए, किसी भी वस्तु का एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट को लेस करते हैं तो उसको कहते हैं अवेलेबल मूल्य, यानी उपलब्ध मूल्य। उपलब्ध मूल्य क्रय मूल्य भी हो सकता है, उपलब्ध मूल्य विक्रय मूल्य भी हो सकता है। ये सेंस ध्यान रखिएगा। जैसे कोई वस्तु का एमआरपी है 100 रुपया, दुकानदार उस पर 20 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना में बेचा? 80 में। तो 80 में कोई बेचा तो अगला कोई 80 में खरीदा, तो किसी के लिए 80 रुपया विक्रय मूल्य है, तो किसी के लिए 80 रुपया क्या है, क्रय मूल्य। यानी अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटाएंगे तो वो एक तरह से उपलब्ध मूल्य होगा। उपलब्ध मूल्य किसी के लिए क्रय मूल्य होगा, और अगर कोई बेच रहा है तो उसके लिए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। क्लियर है? तो चलिए अब टाइप चालू करते हैं। एक 103 से ना होगा। आइए देखा जाए। आइए, टाइम है कुछ 5-6 हो जाएंगे टाइम। देखिए क्वेश्चन में कहा, पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन कहा 30%, 10% के दो क्रमागत बट्टे को कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर होगा, या समतुल बट्टा। तो यहाँ भी थ्योरी लगाएंगे, एक 30% है और एक 10% है। तो ये कंटिन्यू दिया हुआ है, आपसे कंबाइन में पूछा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 + 10 माइनस 30 गुने 10/100, और ये माइनस कीजिएगा 30 10 40 में से 3 एकम 3 चले जाएगा, यानी 37% का ही बट्टा मिलेगा। जबकि विकल्प खुला हुआ है, अगर कैलकुलेशन तंग करें तो आप रेशियो पर आ सकते हैं, सीधा सीधी 100 मान के बना सकते हैं। मिटा दे, नोट कर ली इसको। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 104। देखिए 104 में कहता है कि 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टों का एक समतुल बट्टा बताया जाए। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन, इस बार 3 को दिया हुआ है और 3 को दिल है, तो इसका मतलब टाइप के माध्यम से ये समझना है कि 3 को अगर रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन होगा तो कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। जबकि विकल्प पहले बता दिया, टफ रेशियो पर लाने की कोशिश कीजिए, या तो 100 मान के। अगर हम पहले सीधा सीधी चले तो पहले इन दोनों को मिलाने की कोशिश करें। हाँ, किसी के मन में चल रहा हो कि सर 2 को का फार्मूला होता है, 3 को का नहीं होता है, बिल्कुल 3 को का भी फार्मूला होता है, लेकिन करते करते परेशान हो जाइएगा। पहले 2 को मिलाइएगा, उससे जो आएगा, फिर तीसरा को मिलाइएगा, तब उससे फार्मूला होगा।
अगर फार्मूला बना भी लीजिएगा तो याद कैसे कीजिएगा, याद होगा नहीं। और अभी तक कुछ याद नहीं किया तो कहाँ याद कीजिएगा। सीधा सीधा किताब ऊपर, हम लोग का नीचे जो निकालना बगल गुना, वही फार्मूला है। उससे ज्यादा कुछ दाएं बाएं करें, कैलकुलेशन पर विचार कीजिए। अभी हम सीधा सीधी दोनों को माइनस करें, 20 5 25, 20 25 जोड़ दे के बाद, और माइनस 20 गुने 25 बटा 100, 20 बचे, 45 में से 5 किया यानी ये 40। अब 40% एगो और कितना बटा है, फिर से माइनस करेंगे, 40 और 10 50, 40 गुने 10 बटा 100। ये देखिए यहाँ भी ये 4 हुआ, यानी टोटल कितने प्रतिशत का, 46% का बटा मिलेगा। नोट किया जाए। रेशियो से भी देखना है तो रेशियो से भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा रुक जाओ। 20% है, आप इसको 100 से भी सोच सकते हैं। 100 तो ये 100, सॉरी 20% 80, या बेहतर होगा, ज्यादा बड़ा लग रहा है तो फ्रैक्शन ही कर लेते हैं। ये 5 तो ये कितना होगा 4, ये 4 तो ये 3, ये 10 तो ये कितना होगा 9। ये देखा जाए 4 से 4 10 बचे 50, 9 तिया 27, 73 होंगे। 100 का भी चक्कर लगाना है तो 100 का भी चक्कर लगा सकते हैं। इसको 100 बनाने से जबरदस्त फायदा होगा। 27 दूनी 54, जितना लेस करके आएगा वो डायरेक्ट प्रतिशत हो जाएगा। 46 आ रहा है ना, डायरेक्ट प्रतिशत, तो 100 भी रखने में फायदा आपको होगा। मिटाए, नोट कर लिए। आइए देखा जाए 105 नंबर। देखिए 105 नंबर में कहा कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमागत बट्टे पेश करता है, जबकि इनमें से कौन सा बट्टा ज्यादा होगा। एक बट्टा ये है, दूसरा बट्टा ये है, तीसरा बट्टा ये है। गलती से एगो ज्यादा लिखा गया है क्योंकि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको यही 3 गो में सिलेक्ट करना है कि कौन सा बट्टा ज्यादा मिलेगा, यही बोला गया है। तो कौन सा बट्टा ज्यादा मिलेगा अभी पता नहीं चलेगा, अब इसको समतुल्य बट्टा में बदलना पड़ेगा। जैसे एक है 25% एंड 15%, ये पहला दुकानदार। एक दूसरा दुकानदार के पास है तो वो कहा 30% और 10% का बट्टा देंगे। तीसरा दुकानदार कहा कि हम भी देंगे बट्टा, एगो 35% देंगे, एगो 5% बट्टा देंगे। इसमें देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा बताइए ग्राहक के लिए कौन सा दुकानदार जो है फायदेमंद होगा, तो आप कॉमन सेंस लगाइए, वही दुकानदार ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा जहां ज्यादा बट्टा मिलेगा। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि कितना बट्टा ज्यादा मिलेगा, या कितना बट्टा अगर ज्यादा मिलेगा तो कितना बट्टा क्या होना चाहिए। तो खैर तो समतुल बट्टा से निकल जाएगा। सबसे पहले इसका उपाय यही होगा कि अभी पता नहीं चलेगा ना, तो जोड़िएगा तो मालूम हुआ यहू 40 यहू 40 यहू 40, जान के योग बराबर करके देगा आपको। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू डिस्काउंट को कंबाइन में करने की कोशिश कीजिए। तो 25 और 15 40 माइनस 25 गुने 15 बटा 100, यहाँ करिएगा 30 10 40 माइनस 30 गुने 10 बटा 100, यहाँ कहा जाए 35 5 40 माइनस 35 गुने 5 बटा 100। अब इसके बाद अगर आपको काटना चाहते हैं तो काटिए, नहीं तो हम बेहतर कहेंगे 25 गुने आप 15 गुना ही कर लीजिए। 25 2 250, 25 25 125, 300 कितना लिख सकते हैं 75। ये पूरा राउंड फिगर करोगे तो 3 रुपया कितना पैसा होगा, 73 पैसा, क्योंकि 100 से भागा दीजिएगा। 40 रुपया में 3 रुपया गया, 37 रुपया, 37 रुपया में 75 पैसा गया, 36 रुपया 25 पैसा। ये देखिए ये पूरा सेपरेट हो गया। उसी तरह से यहाँ कहा जाए तो 37%, यहाँ कहा जाए तो यहाँ भी गुना कर लीजिए। 105 5 या 15 नहीं जी, 135 135 135 पचे 25 5 या 15 15 2 17 175। क्या इसको 1 रुपया 75 पैसा लिखा जाए। 40 रुपया में 1 रुपया गया, 39 39 में 75 पैसा गया, 38 रुपया 25 पैसा। अब आपसे पूछे कि कौन सा दुकानदार फायदेमंद का सौदा होगा, तीसरा। ये ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। ऑप्शन से बेहतर है, नोट कीजिए ना, चेंज करके बता देते हैं। मतलब तेजी में उड़ाना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए ना, अंतर मत कीजिए। नोट कीजिए ना, विकल्प दे देते हैं, देखते ही उड़ा दीजिएगा आंसर। लेकिन पहले थ्योरी समझ लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। उड़ाना रहेगा 2 सेकंड में उड़ाइएगा, हम उड़ाने वाला बता देते हैं। नोट कर लिए इसको।
चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए, ये तो 40 माइनस 25 गुने 15 बटा कितना था 100, ये 40 माइनस 30 गुने 10 बटा 100, ये 40 माइनस 35 गुने 5 बटा 100। अच्छा इसमें नोटिस कीजिए कि मान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा घटेगा, और उतना ज्यादा घटेगा तो इसका असर किसका पड़ेगा, पूरा पर पड़ेगा। यानी ज्यादा होगा तो ज्यादा घटेगा तो कम जाएगा ना। इसका मतलब है मैक्सिमम तभी होगा जब इसका गुणनफल मिनिमम से मिनिमम हो। इस पर आइए, मैक्सिमम इसका तभी मान होगा जब इसका मान मिनिमम से, देखते अभी मिनिमम कहाँ था, यहाँ था, तो लेस किया तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट बोला। यानी आपको देखना है कि मिनिमम गुणनफल कहाँ होगा, जबकि ध्यान रखिए इसको मैक्सिमम मिनिमम के दायरे के आधार पर सोचिए। जैसे एक क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर अगर कह दिया जाए ए और बी का मैक्सिमम गुणनफल निकालिए, तो याद कीजिए फंडामेंटल में बताया गया है मैक्सिमम गुणनफल तभी होगा जब बीच में गैपिंग मिनिमम से, और मिनिमम गुणनफल तभी होगा जब दोनों के बीच में गैपिंग मैक्सिमम हो, ये बताया गया है। अच्छा ये बताइए यहाँ मिनिमम मल्टीपल खोजना है कि मैक्सिमम मल्टीपल, मिनिमम। मिनिमम मल्टीपल कहाँ होगा, जहां पर गैपिंग ज्यादा हो। गैपिंग कहाँ ज्यादा है आपका, है ना, गैपिंग ज्यादा है, यानी मिनिमम मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। अब मिनिमम मल्टीपल होगा तो यहाँ डिस्काउंट क्या मिलेगा, ज्यादा। तो क्या इस क्वेश्चन में आपको लगता है, देखिएगा इतने से उड़ाइए, कहिएगा जहां मिनिमम होगा वही आंसर होगा, तो जहां मिनिमम गुणनफल कहाँ होगा तो इसमें भी गुना मत कीजिए आप। गैपिंग देखिए कितना का है, यहाँ गैपिंग, यहाँ गैपिंग 30 का, बताइए गैपिंग ज्यादा है तो मल्टीपल मिनिमम होगा, अब मिनिमम होगा तो डिस्काउंट यहाँ पर क्या मिलेगा, ज्यादा आंसर हो जाएगा। बस यही चेक करना है आपको, ठीक है। लेकिन थ्योरी भी अपने आप में ध्यान रखिए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। रहने दें तक।